हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री इनसाइट हब। आज हम डिस्कस करेंगे एज़टेक पीरियड हिस्ट्री 2021 का पार्ट बी। इस क्वेश्चन हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लो वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। Which of the following scientist inventors is not related to the changes which occurred in agriculture sector during the industrial revolution? मतलब कि कौन सा वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है रॉबर्ट फुल्टन। रॉबर्ट फुल्टन, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था स्टीम बोट। मतलब भाप से चलने वाली किस्तें बनाए थे इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो एलिमिनेशन से आप ये बिल्कुल ठीक कर सकते हो। बाकी आपको थोड़ा एडिशनल बता देता हूँ मैं। जो जस्टिस बोन हैं ये वाले, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब कि कृषि रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है जस्टिस वोन को। और जो रॉबर्ट बैकविल है, रॉबर्ट बैकविल, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था? इन्होंने कंसेप्ट दिया था चयनित प्रजनन का, मतलब स्पेशल ब्रीडिंग कह सकते हो आप इसको। और जो टाउन शेड है, टाउन शेड ने दिया था क्रॉप रोटेशन की, बदल बदल के खेती करना, मतलब फसलों को बदल बदल कर, जिससे जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो ऐसे की ऐसे रहे, बढ़े बल्कि। तो बाकी सभी कृषि से संबंधित हैं, ओनली रॉबर्ट फुल्टन है ये कृषि वैज्ञानिक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी। इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब करी थी? 1905 में। कहाँ पर? लंदन। ठीक है दोस्तों, लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच खलीफा इज एसोसिएटेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिजरी कैलेंडर? मतलब हिजरी जो सन है, संवत है, उसकी स्थापना किससे संबंधित है? तो ये है जी उमर से, जो उमर खलीफा हुए हैं इनके। और जो हिजरी सन है ये कब से शुरू माना जाता है? 622 एडी से। और 622 किससे संबंधित है? 622 में जो प्रोफेट मोहम्मद है वो मक्का से मदीना गए थे, तो इसी सन को हिजरी सन संवत कहा जाता है, जो शुरू होता है 622 एडी से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, नेट में भी आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी आता है। और ये शुरू किया था किसने? चंगेज खान ने। और ये सिस्टम कैसे है कि जो 10 की टुकड़ी होगी पहली, फिर कितने की होगी? 100 की होगी, उसके बाद 1000 की होगी, और उसके बाद 10,000 की होगी। और जो 10,000 की टुकड़ी होती है उसको कहा जाता है तुमन। ठीक है जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है तुमन किसे कहते हैं। तो 10,000 की जो टुकड़ी होती है उसको। तो इसके फाउंडर कौन थे? चंगेज खान। चंगेज खान। और ये कहाँ के शासक थे? मंगोलिया। और एडिशनल बता रहा हूँ, मंगोलिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर।
ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लिंक करके पढ़ाई करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हु लीड द खासी रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, मतलब खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बोलो। ये किया था किसने? तिरोत सिंह ने। और क्यों किया था अभी बताते हैं आपको। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि जो एंग्लो बर्मा वार हुआ था उसके दौरान जो म्यांमार है उस पर कब्जा हो गया था किसका? ब्रिटिश का। और ब्रिटिशर्स फिर क्या चाह रहे थे? लिंक करना, मतलब बिल्कुल पास पास में, जैसे ये अपना म्यांमार था इस साइड में, और यहाँ पर अपना मेघालय। और मेघालय में कौन सी ट्राइब रहती है? खासी, जिन्होंने रिवोल्ट करा था। तो ब्रिटिश चाह रहे थे कि यहाँ से एक रोड निकालकर असम तक का, तो अगर रोड निकालना है तो जो यहाँ पर खासी ट्राइब है उनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, उनके जंगल वगैरह काटे जाएंगे। इसके कारण जो यहाँ पे खासी ट्राइब थी उन लोगों ने तिरुत सिंह के अंडर में आके रिबेल कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, यह था इसका मेन कारण। तो इसका आंसर आ जाएगा तिरोत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1948 में भारत सरकार ने एक समिति JVP, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, भाषाई राज्यों के मुद्दे का परीक्षण हेतु गठित की। बिल्कुल सही बात है जी, सही मतलब सही स्टेटमेंट दे रखी है ये। और जो सेकंड बात है, समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध संस्तुति दी, ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा, दोनों कथन सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following were enforced by convention in France during revolution? द फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन कौन से कन्वेंशन लागू करे गए थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये टर्म्स कुछ उनकी भाषा में है इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, बाकी बिल्कुल आसान है। जो मोनस्यूर है, मोनस्यूर कहते थे नोबलमैन को, नोबल होते थे जो वहाँ के रिच आदमी होते थे, अमीर लोग होते थे जो वहाँ के, कहा जाता था नोबल। और उनको उनकी भाषा में मोनस्यूर कहा जाता था, जो उनकी क्लास को डिफाइन करता है, मोनस्यूर। और मैडमी, मैडम कहा जाता है इन्हीं के वर्ग की महिलाओं को। लेकिन जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके अनुसार जो सितोयन है, इस वर्ड को बहुत ज्यादा बल दिया गया था इस पे। इसका मतलब होता है आम नागरिक, सिटीजन, और ये सभी लोगों के लिए यूज में किया जाता था। तो इसका एक आंसर तो आ जाएगा सिटोयन, सितोयन। एंड सेकंड क्या है? सेकंड है सांसकुलोटस, सांसकुलोटस। ये होते थे मतलब पैंट की शेप के, मतलब पैंट तक का सिस्टम होता था इनमें, जैसे ट्राउजर्स होते हैं जो अपने यहाँ तक तो घुटने होते हैं, घुटनों से भी नीचे तक का जो वस्त्र होता है उनको कहते हैं सांसकुलोटस। ये पहचान थे आम आदमी की, क्योंकि जो नोबल क्लास थी वो पहनती थी ट्राउजर्स घुटनों तक, यहाँ तक के, बाकी के मतलब नीचे तक खाली होता था ये, केवल यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो सांस क्लोटस मतलब पूरे पांव तक के ट्राउजर्स पहने जाते थे इसके द्वारा, आम लोगों के द्वारा। तो इन दोनों को बल दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में, और इनका किया गया था बाइकआउट, इन इस वर्ड का भी और इस पहनावे का भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3।
सेकंड और थर्ड ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। व्हाट इज इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933? दिस एक्ट गिव हिटलर डिक्टेटोरियल पावर्स, मतलब कि तानाशाह बना दिया था इस एक्ट ने हिटलर को। बिल्कुल सही बात है। ये एक्ट पारित होने के बाद हिटलर को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, जो मन करो वही कानून बना सकता था वो, विदाउट एनी कंसेंट फ्रॉम पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, तो डिक्टेटर इसी एक्ट ने बनाया था हिटलर को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आइडल स्कल्पचर्स ऑफ कनकली टिला, कनकली टिला की मूर्तियां किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों जैन धर्म से। और ये कनकली टिला है कहाँ पर है? ये है मथुरा। ठीक है जी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग रोट ऑन किंगडम ऑफ विजयनगर? विजयनगर राज्य के बारे में किसने लिखा है? तो तीनों ने लिख रखा है। बिल्कुल, तीनों विदेशी यात्री थे और तीनों ने ही विजयनगर के बारे में लिख रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप सभी के लिए क्वेश्चन है इसी में से। इनमें से एक ऐसा यात्री है जिसने एक बुक लिख रखी है, द जर्नी बायोंड थ्री सीज। तो उसका लेखक अपनी कमेंट में डालना है कि किसने लिखी है ये बुक। ठीक है, आपका होमवर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर है, युग्म है, वो सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी। मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल, हाँ यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। कौन से मेटल में, मतलब ब्रोंज में या वो कांस्य की मूर्ति है? तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है जी इन्होंने। सेकंड, धोलावीरा, धोलावीरा से साइन बोर्ड मिला है। बिल्कुल सही बात है जी। राखी गढ़ी मन का बनाना, ये गलत हो जाएगा। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में, हिसार में। और यहाँ पर कोई भी बीड मेकिंग फैक्ट्री नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा गलत। और शोरतगुई कहाँ पर है? यह अफगानिस्तान में। और एक ऊंट, हाँ यहाँ पर कैमल की हड्डियां मिली हैं, मतलब बोन्स मिली हैं वहाँ वहाँ पर। तो माना जाता है कि वहां से ऊंट का व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ इनका। वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन। जैसे अपना ये इंडिया हो गया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है, तो सारा नॉर्थ में ही है सारा, जैसे ये अपना पाकिस्तान है और ये अपना है जैसे अफगानिस्तान। तो कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है जी पाकिस्तान में। धोलावीरा, धोलावीरा है गुजरात, यहाँ पर। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है हरियाणा में यहाँ पर। और शोरतगुई है, शोरतगुई कहाँ पर हो गया? अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, आप मैप से याद रख सकते हैं स्थानों को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चीफ पोर्ट फॉर ट्रेड विद बर्मा एंड सिलोन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्य काल में बर्मा और सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका के साथ व्यापार हेतु कौन सा बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह? बताओ, सोचो फिर आप। चार ऑप्शन हैं, भृगुकच्छ, सुपारा, ताम्रलिप्ति, कल्याण। ये जैसे हो गया अपना मैप। और जो पोर्ट होते हैं इनका काम होता है, जो समुद्री व्यापार होता है उनको चलाना। तो भृगुकच्छ है, जो भृगुकच्छ ये है भरूच गुजरात में। सुपारा कहाँ पर है? मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति है जी
बंगाल, सॉरी। और जो कल्याण है, कल्याण कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में। और इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ताम्रलिप्ति, थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द ऑथर ऑफ फुतुहत आलमगीरी? सिंपल सा क्वेश्चन है। फुतुहत ए आलमगीरी किसकी रचना है? ये है ईश्वर दास नागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा युद्ध 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? जो वहां का रूलर था, एक मिनट दोस्तों, जो वहां का रूलर था उसका नाम था सदाशिव राव, सदाशिव। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां थी वो किसके हाथ में थी? वो थी जी राम राय, जो उसका मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर की तरह डिफैक्टो रूलर था वो। जैसे जो मराठे थे उनके डिफैक्टो रूलर कौन थे? पेशवाज, पेशवा ब्राह्मण्स। ऐसे ही सदाशिव था, इसका डिफैक्टो रूलर था राम राय। तो इसी के मतलब चलते ही तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की हार हुई थी। और किससे हार हुई थी? जो दक्कन की शक्तियां थी, अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, इनसे। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था युद्ध तालीकोटा का? 1565 में, 1565। तो इसका आंसर आ जाएगा राम राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या करना है, हमें कौन सी स्टेटमेंट मतलब सही नहीं है वो बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट देखो, वहाबी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था भारत में, जिसकी स्थापना सैयद अहमद राय बरेली द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। वहाबी मूवमेंट के दौरान, मतलब वहाबी मूवमेंट था, उसका पर्पज क्या था? पर्पज था प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। ठीक है दोस्तों, पहली वीडियो में कर रखा डिस्कस हमने इसी पेपर की, तो वो आप देख सकते हो। तो ये तो बिल्कुल जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही दे रखी है इन्होंने। सेकंड स्टेटमेंट देखो, वहाबी आंदोलन एवं तारीख मोहम्मदिया आंदोलन दोनों शाह वजीउल्लाह के उपदेशों से प्रभावित थे। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों बिल्कुल सही है। वहाबी एवं तारीख मोहम्मदिया आंदोलन के संस्थापक क्रमशः ब्रिटिश एवं सिखों के विरुद्ध कार्यवाहियों में मारे गए थे। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है इन्होंने। तो रहेगी कौन सी? ये स्टेटमेंट, टीपू शाह वाज फाउंडर ऑफ तारीख मोहम्मदिया मूवमेंट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टीपू शाह हुए हैं ये कौन से आंदोलन के फाउंडर हैं? ये फाउंडर थे पागलपंथी, पागलपंथी। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी एंड स्वराज वर पास्ड? मतलब कि स्वदेशी और स्वराज पर प्रस्ताव पारित कौन से अधिवेशन के दौरान करे गए थे? तो स्वदेशी आंदोलन तो आपने सुना ही होगा, 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो आप समझ सकते हो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो फिर इसके आसपास देखो, इसके आसपास तो यही है, कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो यहाँ से भी आप इसका पता लगा सकते हो। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, डीबीएन शॉर्ट फॉर्म से आप याद रख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which personality was responsible for opening of first Indian women university at Bombay in 1916? बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसका है डी के कार्वे, मतलब
1916 में मुंबई में स्थापित प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय किनके प्रयासों से बनी थी? तो ये बनी थी डीके कार्वे। डीके कार्वे का फुल फॉर्म क्या है? ढोंडो केशव कार्वे। एक बात और दोस्तों, 1916 में दूसरी यूनिवर्सिटी भी बनी थी कुछ, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी बनी थी? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916 में। किसके प्रयासों से बनी थी ये बनी थी पंडित मदन मोहन मालवीय। मोहन मालवीय। एक यूनिवर्सिटी और बनी थी दोस्तों 1916 में। कौन सी? मैसूर यूनिवर्सिटी। नेट में भी आ चुका है दोस्तों एक क्वेश्चन, ठीक है। और जो वुमेन यूनिवर्सिटी बनी है, मतलब महिला यूनिवर्सिटी बनी थी जो भारत की, उसका नाम क्या था? उसका नाम था SNDT। SNDT यूनिवर्सिटी। आपका काम है SNDT की फुल फॉर्म बताना है कमेंट में, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following started the Indigo movement at गोविंदपुर विलेज ऑफ नादिया डिस्ट्रिक्ट? मतलब नील आंदोलन कब चालू करा था नादिया डिस्ट्रिक्ट में? तो ये और किसके द्वारा कराया गया था? तो ये सिंपल है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन दोनों कहते हैं विश्वास ब्रदर्स। कौन से ब्रदर्स? विश्वास ब्रदर्स। और कब किया था ये करा था जी 1859 से 60 के बीच में, आई थिंक। बाकी आप कंफर्म कर दो एक बार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका तो यही हो जाएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was not the member of Governor General Executive Council as per Regulating Act? तो रेगुलेटिंग एक्ट कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है दोस्तों। और कौन सा इनमें से कौन सा था जो सदस्य नहीं था इसका, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का? तो क्लेवरिंग है ये भी थे, बारवेल भी थे, मॉनसन भी थे, हाइड नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग सुना हुआ नाम लग गया आपने? जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन्होंने करी थी, मतलब पहली प्रिंटिंग प्रेस इनके द्वारा ही बनाई गई थी, गुटेनबर्ग के द्वारा। और क्या पूछ रखे इसमें? गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार यूरोप में किस स्थान पर किया? किस स्थान पर किया था? ये क्या था? मैंज में, मेन। कहाँ पर है ये है दोस्तों जर्मनी, यूरोप के कंट्री में, जर्मनी। और जर्मनी कैसे संबंधित है? एडोल्फ हिटलर से, याद रखे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मानववाद के बारे में पूछ रखा है इन्होंने कि कौन साइंस में से गलत है, ठीक है जी। मानववाद मनुष्य केंद्रित दर्शन है, बिल्कुल सही बात है जी, करेक्ट। यूरोप में पुनर्जागरण ने मानववाद व तर्क को जन्म दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है, मतलब जो उनके नोवेल वगैरह होते थे, शेक्सपियर ने डिस्कस कर रखा है ह्यूमनिज्म को, तो ये बात भी सही है। मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण को अंत कर दिया, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, शोषण तो आज भी चालू है जी, ठीक है दोस्तों। तो जो एक्सप्लोटेशन है रिच के द्वारा पुअर का, वो आज तक चालू है, मतलब शुरू, मतलब गलत अंत नहीं कर रखे इसने, तो ये बात हो जाएगी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज कंसिडर्ड लिबरल अमंग मेंबर ऑफ साइमन कमीशन?
तो सर जॉन साइमन है जो इस कमीशन में एकमात्र आदमी थे जो किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी, ब्रिटेन की जो लिबरल पार्टी थी उससे संबंधित ओनली एंड ओनली सर साइमन थे, जॉन साइमन। तो बाकी किससे संबंधित है? बाकी हैं लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी से, तीनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर केरेंस्की था, ये थी जो 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई थी, उससे पूर्व रूस की अस्थायी सरकार का प्रमुख अलेक्जेंडर केरेंस्की। ये हो जाएगा बिल्कुल सही। द हेड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ रशिया बिफोर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इशू ऑफ कंटिन्यूशन बिटवीन नवाब मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य विवाद के कारण कौन कौन से थे? मीर कासिम कौन था? कौन था दोस्तों, सोचो। सबसे पहले चलते हैं प्लासी के युद्ध पर 1757। किसके और किसके बीच में हुआ था ये? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला को मार दिया गया था किसके द्वारा? मीर जाफर। जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, मीर जाफर। और इसको क्या कहा जाता है मीर जाफर को? क्लाइव का भेड़िया। क्लाइव का भेड़िया, जैकोल, जैकोल ऑफ क्लाइव। तो मीर जाफर के बाद किसको बनाया गया था? मीर जाफर के बाद बनाया किसको? मीर कासिम को। और बाद में मीर कासिम के साथ भी इनका विवाद हो गया। तो विवाद के बारे में चर्चा करनी है, क्या क्या कारण थे। अपने निजी व्यापार के लिए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, बिल्कुल सही है जी। ये कंपनी को छूट दी गई थी, एक्सपोर्ट रिपोर्ट ड्यूटी में फ्री कर रखा था उनका, लेकिन जो यहाँ के मतलब कर्मचारी थे कंपनी के, वो खुद के फायदे के लिए दस्तक का प्रयोग करते थे। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। कलकत्ता की किलेबंदी, ये भी बिल्कुल सही है। और कंपनी द्वारा कृष्णदास को राजनीतिक क्षण देना, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो इसका आ जाएगा फोर्थ, ये फोर्थ, चौथा ओनली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following was known as सिराज हिंद? तो सिराज हिंद किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जौनपुर को, जौनपुर। और यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी थी? शर्की, SHARQUI। पता ही होगा आपको, क्यू के बाद हमेशा क्या आता है? यू। क्याऊ और यू हमेशा इकट्ठे ही आते हैं, QUE। तो शर्क डायनेस्टी थी उनसी, वो किससे संबंधित है? जौनपुर से। और जौनपुर किस शासक ने बसाया था शहर? ये बसाया था उनसे नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री नेटल संस्कार? मतलब कि प्रसव पूर्व का संस्कार नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप सोच भी सकते हो। जो अन्नप्राशन है, अन्नप्राशन मतलब अन्न खिलाना, भोजन कराना, ये तो तभी संभव है जब बच्चा गर्भ से बाहर हो। ठीक है, तो ये तो प्री नेटल संस्कार हो ही नहीं सकता, तो अन्नप्राशन है, ये हो जाएगा इसका आंसर।
और जो 3 दिए गए हैं, गर्भधान, पुंसावन और सीमंतोन्नयन, ये 3 हैं संस्कार जो प्रीनेटल हैं, मतलब कि प्रसव से पूर्व के संस्कार हैं वो ये हैं, गर्भधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। बाकी के रह गए जितने भी वो सभी बाद के हैं, जन्म के बाद के संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं हिंदू धर्म में अपने? 16, जन्म से लेकर मृत्यु तक। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भधान, और लास्ट का अंत्येष्टि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन ने पट्टा व काबूलियत को भूमि बंदोबस्त में प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने। पट्टा और काबूलियत क्या थे? ये दोनों एक प्रकार से 2 डॉक्यूमेंट होते थे ऐसे। ये था पट्टा और ये था काबूलियत। जो पट्टा होता था, इस पर जमीन के बारे में और उस जमीन पर जो पैदावार हुई है उस पर जो कर होता था निर्धारित, और उसकी डेट होती थी जो कि इस डेट तक कर देना ही देना है, वो सब लिखा होता था। ठीक है जी। और एक काबूलियत होता था कि किसान की रजामंदी का एक सबूत होता था कि हाँ मैं इसके लिए राजी हूँ, जो आपने पट्टा दे रखा है मैं इसको कबूल करता हूँ। तो यहाँ पर मतलब उसके सिग्नेचर होते थे, सिग्नेचर लगा लो कुछ भी, मतलब ये होता था काबूलियत। किसने चालू किया था ये मतलब ये सिस्टम था जो? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी थे, ये सूर वंश के फाउंडर थे। हुमायूं के बाद दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले कौन थे? शेरशाह सूरी। हुमायूं को 2 बार, मतलब एक था शायद 1539 में और एक 1540 में। कौन कौन से युद्ध हुए थे ये आपको डीएम करने हैं, मतलब कमेंट में बताने हैं। कन्नौज का युद्ध हुआ था एक इनमें, इसमें इसने हुमायूं को करारी शिकस्त दी थी। और 1540 के बाद हुमायूं गया था बाहर, मतलब ईरान में सफाविद रूलर थे शाह ताहमास्प, वहां पर हुमायूं को शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है जी। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु फाउंडेड द दीवान खैरियत? मतलब दीवान खैरात की स्थापना किसने की? खैरात का मतलब होता है भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए एक डिपार्टमेंट था दीवान खैरियत। किसने बनाया था ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों। तो दीवान खैरात का मतलब ये था कि इस डिपार्टमेंट में जो गरीब लोग होते थे उनकी देखभाल की जाती थी, स्वास्थ्य संबंधी उनको सुविधाएं प्रदान की जाती थी। जो गरीब लोग होते थे, जैसे मुस्लिम महिलाएं थी, जो उनकी शादियां करवाई जाती थी। तो ये काम था किसका? दीवान खैरात का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Mesolithic site gave evidence of deliberate skull fracturing? मतलब सभाए पूर्वक खंडित करने के अवशेष कहां पर मिले हैं कपाल को, खोपड़ी को? इसका आंसर है लंगनाज। ठीक है जी। तो एक बार मैप से और डिस्कस कर लो कहाँ कहाँ पर कौन सी चीजें हैं। पता होना चाहिए दोस्तों आपको मैप का कहाँ पर क्या है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं बार बार मैप बना देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए साइट्स की लोकेशन। पहला है लंगनाज। लंगनाज कहाँ पे है? गुजरात में। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा है राजस्थान में। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से यूपी में। और संगन कुल्लू, संगन कुल्लू है दोस्तों कर्नाटक में, यहाँ से। ठीक है, ये हो गया केरल, ये हो गया अपना गोवा, और ये हो गया अपना कर्नाटक। ये तो संगन कुल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में। और इसका आंसर क्या है? लंगहांज।
यहाँ पर मिला है स्केल फ्रैक्चरिंग कंडीशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही मिलान करना दोस्तों इसमें। तो मुझे बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, मीर अतीश। मीर अतीश होता था इंचार्ज ऑफ आर्टिलरी, मतलब तोप खाना का प्रभारी, मीर अतीश। तो देखो इससे होता है या नहीं। डी का 3, D3, हाँ बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेकंड। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मीर बहार, मीर बहार हो गया नौसेना व नदी का परिवहन प्रभारी। मीर बख्शी, मीर बख्शी कौन हो गया? मीर बख्शी हो गया सैन्य विभाग का प्रभारी, मीर बख्शी। और मीर समन, मीर समन हो गया शाही घराने का प्रभारी, इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा एससेट पीजीटी हिस्ट्री 2021 का पेपर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और स्टे कनेक्टेड। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून, टाटा बाय।